नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। समरकंद में पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात। फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी पर हुई बात। पुतिन बोले, यूक्रेन युद्ध पर भारत की चिंताओं से वाकिफ। हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना प्रगति कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। एससीओ के मंच से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। भारत बनने वाला है मैन्युफैक्चरिंग हब, स्टार्टअप में नई ताकत। 2023 समिट की अध्यक्षता भारत करेगा। पुतिन और शी जिनपिंग ने दी भारत को बधाई। बाजार में बड़ी गिरावट, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर पिटे। आईटी, रियलिटी, मेटल और ऑटो में भारी बिकवाली। सेंसेक्स 1093 तो निफ्टी 347 पॉइंट गिरकर बंद। दिल्ली शराब स्कैम में सिसोदिया की चुनौती के बाद अब ईडी एक्शन में। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद समेत 40 ठिकानों पर छापेमारी। वाईएसआरसीपी के सांसद भी रडार पर। यूपी के लखनऊ में भारी बारिश से बड़ा हादसा, 9 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मिली एक दिन के अरबपति से। गुजरात के रमेश सागर के डीमेट अकाउंट में 116 अरब रुपए जमा होने की सनसनीखेज कहानी। सुनिए उन्हीं की जुबानी। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एससीओ समिट की। समरकंद में एससीओ समिट के साइडलाइंस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को मिलकर फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी और साथ ही फर्टिलाइजर के क्षेत्र में समस्याओं का रास्ता ढूंढना चाहिए। तो वहीं प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन पर भारत के रुख और चिंताओं से परिचित हैं। वो चाहते हैं कि ये जल्द खत्म हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आज युद्ध का युग नहीं है, अभी शांति के रास्ते पर चलकर प्रगति के बारे में बात करने का समय है। भारत और रूस एक दूसरे के साथ रहे हैं और रहेंगे। तो वहीं इससे पहले आज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज ग्रोथ दर्ज कर रहा है। शहबाज शरीफ की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने कहा कि समस्या देशों के ट्रांजिट और बेहतर कनेक्टिविटी के अधिकार को मान्यता देनी चाहिए। आपको बता दें कि इंटरनेशनल ट्रांजिट और कनेक्टिविटी के कई प्रोजेक्ट में पाकिस्तान रोड़े अटका रहा है। गुजरात में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि हम पारंपरिक दवाओं पर एससीओ वर्किंग ग्रुप बनाएंगे। और इसके अलावा मोदी ने फूड सेफ्टी के लिए मोटे अनाज जैसे कि बाजरा को प्रमोट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पर एक सफल बनाने के लिए एससीओ के देश बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। भारत में 70,000 स्टार्टअप्स और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में भारत एससीओ देशों का सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। ये तमाम बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया।
पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें SCO देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए SCO वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। और हमारे साथ लक्ष्मण इस वक्त जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण से हम समझेंगे कि SCO समिट में भारत के लिए आर्थिक महत्व क्या कुछ है। लक्ष्मण बताएं, क्या कुछ है SCO समिट का भारत के लिए आर्थिक महत्व? वाकई ये SCO समिट आर्थिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पूरे सेंट्रल एशिया में आर्थिक तरक्की के रास्ते खुलेंगे। 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस समिट के एजेंडे के तौर पर भी रखा गया है। उस पर कुछ डेवलपमेंट होने की संभावना है जो लंबे समय से अटके पड़े हैं। मिसाल के तौर पर एक है तापी पावर ट्रांसमिशन लाइन। ये 1814 किलोमीटर की पावर ट्रांसमिशन लाइन है जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत तक पहुंचेगा। इस तापी पावर ट्रांसमिशन लाइन के बन जाने से जो है पूरे इलाके में पावर सिक्योरिटी हो जाएगी, यानी बिजली की किल्लत नहीं रहेगी। कुछ हद तक बना है, लेकिन पाकिस्तान इसमें एक महत्वपूर्ण रोड़ा बनकर निकल आ रहा है। वो अपने क्षेत्र से इस ट्रांसमिशन लाइन को बिछाए जाने के पक्ष में नहीं है। तो पाकिस्तान को कैसे मनाया जाए, ये एक महत्वपूर्ण है। ये पावर सेक्टर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है आपको चाबार पोर्ट। चाबार पोर्ट जो है ईरान के एक शहर में पोर्ट बनाया जाना है। ये भारत के लिए और उतना ही चीन के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चाबार पोर्ट बन जाएगा तो फिर बगैर पाकिस्तान गए इस पोर्ट के जरिए भारत कारोबार कर सकेगा, अफगानिस्तान तक पहुंच सकेगा और पूरे सेंट्रल एशिया में कारोबार करना भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये चाबार पोर्ट के लिए रास्ता खोलना भी एक काफी महत्वपूर्ण है, जो इस समिट में उम्मीद की जा रही है कुछ पॉजिटिव संकेत निकलकर सामने आएंगे। एक तीसरी चीज है वह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है ये दरअसल भारत और हिंद महासागर के बीच जो है और बाकी सदस्य देशों के बीच एक कनेक्टिविटी को तय करेगा। एक कनेक्टिविटी बनने से क्या होगा कि पूरे जो SCO के जितने भी सदस्य देश हैं उनके बीच बेहतर कारोबार हो सकेगा, आना जाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इस कॉरिडोर के लिए भी रास्ता बने, आम सहमति बने, काम तेजी से हो, यह भी सुनिश्चित किया जाना इस समिट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच वर्किंग ग्रुप का गठन भी किया जा चुका है। और इन सब के अलावा आपको कनेक्टिविटी के अलावा इन सदस्य देशों के बीच में स्टार्टअप के बीच में सहयोग हो, टेक्नोलॉजी के बीच में सहयोग हो, परंपरागत दवाएं जो है इसके बीच में आपसे लेन देन हो, इन सारे मुद्दों पर चर्चा किया जाना है। और इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में अगर आर्थिक सहयोग बढ़ता है, आर्थिक तरक्की बढ़ती है, तो पूरे दुनिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि SCO देश के सदस्य देशों की जितनी भी GDP है पूरी दुनिया की GDP का 30% है, पूरी दुनिया के पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का 40% है। इसलिए इस समिट का आर्थिक महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और काफ़ी ज़्यादा आर्थिक महत्व है, इसको देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताया भी कि हम किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जा रहे हैं और साथ ही इनवाइट भी किया कि आइए आपका भी सहयोग करते हैं। और अब बात मार्केट की करेंगे। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट का दिन रहा। आज बाजार में 16 जून के बाद की सबसे बड़ी गिरावट रही। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट रही, तो वहीं निफ्टी में करीब 350 पॉइंट टूट गया निफ्टी। आज की गिरावट में IT और रियलिटी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही, तो वहीं मेटल और ऑटो शेयर भी भारी मुनाफा वसूली का शिकार रहे। कल ऑल टाइम हाई लगाने वाला बैंक निफ्टी भी आज 400 अंकों से ज्यादा गिर गया। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि सोमवार को बाजार रिकवरी दिखा सकता है। हमने पिछले 2 दिनों में देखी है, मुझे लगता है कि ज्यादातर पेन एब्जॉर्ब हो चुका है। एट बेस्ट आपको फर्स्ट हाफ में थोड़ी बहुत नर्वसनेस देखने को मिल सकती है, बट सेकंड हाफ ऑनवर्ड्स आपको काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने मिलनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस हमारे हिसाब से बाजार में महंगी नहीं है। और अब बात पतंजलि की। पतंजलि ग्रुप अगले 5 सालों में अपना टर्नओवर 1 लाख करोड़ करेगा, ऐसा कहना है स्वामी रामदेव का। उन्होंने बताया कि वे जल्द ही 4 नए IPO भी लॉन्च करेंगे। हमारा ग्रुप टर्नओवर आज लगभग 40,000 करोड़ का है। हमें आने वाले 5 सालों में विजन रखते हैं कि हम लगभग 1 लाख करोड़ तक इसको लेकर के जाएंगे। अभी एक पतंजलि फूड्स हमारी लिस्टेड कंपनी है, तो आने वाले 4 नाम और जुड़ने वाले हैं। वो आगे 5-7 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 तो अभी हमारी निगाहों में हैं, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। खाली सपने नहीं देखते हम। पतंजलि आयुर्वेद,
पतंजलि मेडिसिन, पतंजलि वेलनेस और पतंजलि लाइफस्टाइल, ये 4 कंपनियां तो सुनिश्चित हैं। और अब आपको मिलवाते हैं एक दिन के अरबपति से। दरअसल गुजरात में एक निवेशक के डीमैट अकाउंट में कुछ ही घंटों के लिए 1-2 लाख नहीं बल्कि पूरे 116 अरब रुपए जमा हो गए और रातों रात वो अरबपति बन गया। कोटक सिक्योरिटी में डीमैट अकाउंट रखने वाले रमेश सागर के साथ ये सुखद हादसा हुआ है, लेकिन बाद में क्या हुआ वो बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी ने उनसे बातचीत की, आप भी सुनिए। जिनके सिक्योरिटी डीमेट अकाउंट के अंदर 116 अबज रुपये जमा हुए हैं वो रमेश भाई सगर इस वक्त हमारे साथ है। रमेश भाई, कितनी रकम जमा हुई थी और आखिरकार आपने इसका क्या किया? हाँ, 116 अबज जमा हो गए थे सुबह 11:30 बजे। तो फिर मैंने सोचा कि भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करूं। ट्रेडिंग का तो अनुभव था ही, तो लॉस की कोई परवाह की नहीं और कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि प्रॉफिट निकाल के ही बाहर निकलेंगे। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में काम किया मैंने, जैसे कि 2 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए थे, उसमें से आधे घंटे में 5,43,000 प्रॉफिट करके निकल गया मैं। क्या आपको कोटक सिक्योरिटी की ओर से कोई फ़ोन आया कि गलती से आपके अकाउंट में ये रकम आ गई है, ऐसा कोई? ना, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। जब मैंने ट्रेड बंद कर दिया, ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया, तब एक नोटिफिकेशन देखी। नोटिफिकेशन में भी ऐसा लिखा था कि बैंक की एरर से मार्जिन ज़्यादा दिखा रहा है, आप अपना काम कंटिन्यू करें, ये जो टेक्निकल इश्यू है वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप कितने साल से शेयर बाज़ार में काम कर रहे हो और क्या ये डर नहीं लगा कि अगर लॉस होता तो क्या होता? हाँ, मैं पिछले 5-6 सालों से काम कर रहा हूँ और जब से काम सीखा है मैंने और कर रहा हूँ वो निफ्टी, बैंक निफ्टी में ही कर रहा हूँ, तो उसका नॉलेज है मुझे। लॉस कभी कभार हो जाता है तो हो जाता है, बाकी लगभग तो प्रॉफिट में ही निकलते हैं। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि प्रॉफिट करके ही निकलेंगे, इसके हिसाब से इन्वेस्ट कर दिया। तो गलती से डीमेट अकाउंट में 116 अरब रुपये जो आ गए वो वापस भी सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन जो प्रॉफिट कमाया वो 5,43,000 का था। यही एक गुजराती की मानसिकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अब बात करेंगे हवाई यात्रियों की, क्योंकि देश में पिछले कुछ महीनों में हवाई यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगस्त में भी हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ी है। देश के एविएशन सेक्टर की तस्वीर बताने के लिए आंकड़े लेकर हाजिर हैं रोहन सिंह। रोहन, बताएं अगस्त में कितने यात्री बढ़े हैं? जी, सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने अगस्त महीने के लिए अपनी डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक की जो रिपोर्ट है वो जारी की है। और उसमें जो पॉजिटिव खबर है वो ये है कि पिछले साल अगस्त के मुकाबले इस साल अगस्त में जो एयर ट्रैफिक है वो लगभग 51% बढ़ा है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 67 लाख हवाई यात्री थे जो डोमेस्टिक जिन्होंने यात्रा की थी, जबकि इस साल 1 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों ने अगस्त में हवाई यातायात की है डोमेस्टिक मार्केट में। अगर हम टोटल अगर मार्केट शेयर की बात करें तो इंडिगो नंबर 1 की स्टेटस पे वो बना हुआ है। अगर इंडिगो की हम मार्केट शेयर की बात करें तो 57.7% है, जबकि विस्तारा दूसरे नंबर पर है 9.7% के साथ। इसके बाद गो फर्स्ट का नंबर आता है, फिर एयर इंडिया, स्पाइसजेट और एयर एशिया का नंबर आता है। वहीं पैसेंजर लोड फैक्टर की बात करें, यानी कि एक जहाज में कितने प्रतिशत यात्री जो है वो कितनी प्रतिशत सीटें फिल हुई हैं, तो इसमें सबसे जो ऊपर है वो स्पाइसजेट का नंबर आता है 84.6%, इंडिगो का 78.3%, विस्तारा का 74.4%। लेकिन इस रिपोर्ट में जो एक खास बात है वो है आकाशा को लेकर, क्योंकि पहली बार आकाशा के ट्रैफिक को मेजर किया गया है और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। हालांकि पहला महीना ही है आकाशा का, लेकिन अगर हम एयर ट्रैफिक की बात करें, पैसेंजर लोड फैक्टर की बात करें तो उनका पैसेंजर लोड फैक्टर लगभग 52.9%, यानी लगभग आधी सीटें आकाशा की पहले महीने में खाली गई हैं। मार्केट शेयर आकाशा का फिलहाल 0.2% है। हालांकि समय के साथ जैसे उनके पास और एयरक्राफ्ट की डिलीवरी होती है वो मार्केट शेयर जरूर बढ़ेगा, लेकिन पैसेंजर लोड फैक्टर भी बहुत ही कम है। इनफैक्ट बाकी सारी एयरलाइंस के मुकाबले सबसे ज़्यादा कम है। और जो दूसरी चिंता की बात आकाशा के लिए ये है वो है पैसेंजर कंप्लेन को लेकर, क्योंकि पूरे जितने कैटेगरी में है अलायंस एयर के बाद सबसे ज़्यादा पैसेंजर कंप्लेन आकाशा को लेकर आई है। पहला महीना है, ग्लिचेस है, लेकिन अगर आने वाले समय में आकाशा को अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो इन ग्लिचेस को दूर ज़रूर करना होगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका रोहन।
और अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां नई शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर ईडी का एक्शन लगातार जारी है। आज ईडी ने देश में 40 ठिकानों पर रेड मारी। ईडी की टीम ने बेंगलुरु, हैदराबाद, नेल्लौर, चेन्नई समेत अन्य जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी शराब कारोबारियों और वितरकों से जुड़े ठिकानों पर मारी गई। इससे पहले ईडी ने 6 सितंबर को देश भर में 45 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने वाईएसआर कांग्रेस के एक सांसद के ठिकाने पर भी छापा मारा है। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ की है। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 3 महीने पहले गिरफ्तार किया था। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को सुबह से शाम तक सीबीआई ईडी छोड़ के कुछ पॉजिटिव काम भी करने चाहिए देश के लिए। देश के लिए पॉजिटिव काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? 24 घंटे सबके ऊपर बस सीबीआई ईडी पूरे देश को डरा रखा है, पूरे देश को धमका रखा है। ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा? कोई गलत काम करे उसको पकड़ो, लेकिन जबरदस्ती सबके ऊपर सीबीआई ईडी, इस तरह से तो देश आगे नहीं बढ़ सकता ना। ऐसे कैसे देश तरक्की करेगा? इसके बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर पहुंचे। मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन किए। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने कहा कि वो 7 पहाड़ों की कृपा पाकर बेहद खुश हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि तिरुपति मंदिर भारत के लोगों का गौरवपूर्ण प्रतीक है। Temple every year becomes better and better and makes us as Indians very, very proud, and we just seek blessings for everybody and all of us Indians. और गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अहमदाबाद की एक अदालत ने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवानी को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। 2016 में दंगा भड़काने और भीड़ इकट्ठा करने के आरोप में दर्ज हुए केस में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने मेवानी समेत 19 लोगों को 6 महीने साधारण कैद की सजा सुनाई है। गुजरात यूनिवर्सिटी का नाम बदलने को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा को लेकर यह केस दर्ज किया गया था। और ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट अब लोगों को आईफोन भी डिलीवर करेगा। कंपनी के सीईओ अरविंदर ढींसा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। कंपनी के हाल ही में यूनिकॉर्न इन्फो सॉल्यूशंस के साथ टाई अप और ब्लिंकिट आईफोन, एप्पल वॉच, एप्पल एयरपॉड समेत सारे एप्पल एक्सेसरीज की मिनटों में डिलीवरी करेगा। फिलहाल ये सर्विस दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ही उपलब्ध रहेगी। एक बार फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट इंडिया से अपील की है कि वो अपने बोर्ड रूम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएं। बीएसई विमेन डायरेक्टर कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि सिर्फ पुरुषों का क्लब बनकर नहीं रह सकता। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को लीडरशिप की पोजीशन में महिलाओं को जगह देने की अब जरूरत है। Boards are quite happy welcoming another professional, a man. I wouldn't say they're unhappy having another professional, a woman, but it's more like you have to go there, you have to say, look, I'm at par with y'all, I know my stuff, I'm talking sense. Why do you need all those riders? Why do you need all those, preambles to your functioning? You wouldn't expect that of a man. It cannot be a comfortable men's club. You have to get in there. You have to get in there with your perspectives. नामीबिया से ग्वालियर के लिए उड़ान भरने वाले जंबो जेट की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल यानी शनिवार को नामीबिया से विमान ग्वालियर उतरेगा और फिर ग्वालियर से 8 चीतों को कूनू नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। जिन विमान से 8 चीतों को लाया जा रहा है उसमें उनके लिए खास तैयारी की गई है। विमान के सीटों को हटाया गया है, दूसरी जरूरी उपकरणों को भी सेट किया गया है ताकि नामीबिया से ग्वालियर के लिए चीतों की उड़ान में कोई दिक्कत ना आए। कल प्रधानमंत्री इन 8 चीतों का कूनू नेशनल पार्क में ग्रैंड वेलकम करेंगे। 70 साल के बाद देश में चीतों की वापसी हो रही है। कल का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि कल पीएम मोदी का जन्मदिन भी है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारी, साथ ही नामीबिया से उड़ान भरने के बाद पीएम मोदी वेलकम जो करेंगे उसकी तस्वीर और साथ ही इंतजार किस तरीके से चीतों का हो रहा है और विमान की तैयारी लाने के लिए उनको किस तरीके से की गई थी उसकी भी। चीतों को लेकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में क्या तैयारियां की गई हैं, ये बता रहे हमारे संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया।
हम पहुंच चुके हैं कूनो नेशनल पार्क और आप देख सकते हैं ये मुख्य दरवाजा है और उसके बाद अब अंदर जब जाएंगे तो देखेंगे कि आखिर किस तरीके से चीतों के रखरखाव की व्यवस्था की गई है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आ रहे हैं उनकी किस तरह की व्यवस्था की है ये हम अंदर जाके देखते हैं। चलिए आप हमारे साथ। न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले पहुंची उस बाड़े में जहां ये चीते रखे जाएंगे। 5 वर्ग किलोमीटर का बाड़ा है। बाड़े की फेंसिंग पर है बिजली का झटका। हम आप पहुंचे हैं उस जगह पर जहां पर 17 सितंबर के बाद चीतों का रहवास होगा। जी हां, हम पहुंच गए हैं चीतों के बाड़े पर। ये आप देख सकते हैं गेट नंबर 2 है। ये रेलिंग पूरी तैयार की गई है वन विभाग के द्वारा। ये 12 किलोमीटर का पूरा सर्कल है। इसमें ही चीते रहेंगे अभी, क्योंकि ये सुरक्षित रहें और किसी तरह की कोई शिकार या दूसरे अन्य तरीके से उनको कोई प्रभावित ना कर सके। और यही कारण है कि ये पूरा फेंसिंग जो की गई है और इसमें बाकायदा करंट भी दौड़ रहा है। ये इस बात के लिए भी है कि अगर किसी तरह का कोई शिकारी इन जो चीता है उन तक पहुंचने का अगर कोशिश करेगा तो उसके पहले उसे इससे होकर गुजरना होगा, यानी वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। यानी सुरक्षा के लिहाज से देखें तो माकूल इंतजाम जो है वन विभाग के द्वारा किए गए हैं। कूनो का नाम कूनो कैसे पड़ा, इसके पीछे की वजह है एक नदी। यहाँ बहने वाली कूनो नदी इस जंगल की लाइफलाइन है। कूनो के अलावा कुछ सहायक नदियां भी हैं, लेकिन इस जंगल की प्यास कूनो ही बुझाती है और रचती है कुदरती खूबसूरती का एक संसार। पहली खेप में 8 चीते दक्षिण अफ्रीका से चार्टर्ड प्लेन के जरिए पहुंचेंगे। हालांकि भारत पहुंचने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी और चीतों के लिए कूनो में कुल 5 हेलीपैड बनाए गए हैं। इसके अलावा कूनो में चीतों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है 150 से ज्यादा खूंखार तेंदुए। दोनों के बीच गैंगवार ना हो, इसके लिए लोहे की जालियां लगाई गई हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।